जय हिंद, जय भारत। शहीद आजम भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के इस पड़ाव पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मार्च 1929 खत्म होते होते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी अभियान का आगरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। डॉक्टर गया प्रसाद की देखरेख में बम फैक्ट्री आगरा से सहारनपुर शिफ्ट हो जाती है और पार्टी की गतिविधियों का केंद्र अब दिल्ली बन जाती है। सुखदेव लाहौर से आते जाते रहते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी बम लेकर पहले ही आगरा से दिल्ली आ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली में हैं और जयदेव कपूर तो फरवरी के आखिरी दिनों से ही यहां डेरा डाले हैं। 31 मार्च को विजय कुमार सिन्हा और फणींद्रनाथ घोष भी आगरा से कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद शिव वर्मा बचा खुचा सामान समेटकर दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं। बाकी सदस्य भी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है जिसके बाद भगत सिंह का नाम हमेशा हमेशा के लिए भारतीय स्वाभिमान, पौरुष और गौरव का प्रतीक बन जाएगा। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा भारत के गरीब किसान और मजदूरों के निरंतर हो रहे शोषण की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने तथा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी कानूनों के विरोध में सेंट्रल असेंबली गूंजने वाली है। यहां जयदेव कपूर की भूमिका बहुत बड़ी है। सबके रहने की व्यवस्था, सेंट्रल असेंबली में चल रही गतिविधियों की सही जानकारी, अंदर का नक्शा, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को असेंबली के अंदर लेकर जाने तक का सारा दारोमदार जयदेव पर ही है और वे अपनी भूमिका में पूरी तरह खरे उतरते हैं। सीताराम बाजार में हौज काजी एरिया में पुलिस स्टेशन से 100 गज दूर रामसरन नाम के एक व्यक्ति का मकान था। मास्टर चंगू सिंह उसका किराएदार था। चंगू सिंह से संपर्क करके 25 फरवरी 1929 को उस मकान का चौबारा 5 रुपए महीना किराए पर ले लिया गया और जैसे जैसे साथी दिल्ली आते गए वहां रहने लगे। लेकिन जल्दी ही एक नई समस्या आ गई। मकान के निचले हिस्से में कोई जुगल किशोर नाम का किराएदार था, उसकी वहां पर दुकान थी। साइकिल खड़ी करने को लेकर जुगल किशोर से इन लोगों का झगड़ा हो गया। उसने मकान मालिक से शिकायत कर दी कि ऊपर चौबारे में रह रहे बाबू अपनी साइकिलें उसकी दुकान के आगे खड़ी कर देते हैं। मकान मालिक ने इनको घर खाली करने का नोटिस दे दिया। गजब देखिए कि जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, उनको एक मामूली मकान मालिक घर से निकाल रहा था। इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया और मकान खाली कर दिया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में यह मकान मालिक रामसरन भी सरकारी गवाह था। उसने 21 जुलाई 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे दिए बयान में बताया कि ये लोग वहां महीना भर रहे और उसने इनसे 5 रुपए 2.5 आना किराया वसूल किया। एक मकान खाली हो रहा था तो दूसरा ढूंढना था। मलविंदरजीत सिंह वड़ैच अपनी पुस्तक भगत सिंह द एटर्नल रिबेल में जयदेव कपूर के हवाले से लिखते हैं कि अब जो मकान देखा उसकी मालकिन श्रीमती मुकंदी ने कहा कि वे तो केवल शादीशुदा लोगों को ही मकान किराए पर देंगी। तब जयदेव ने भगत सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि इनकी नई नई शादी हुई है और थोड़े ही दिन में भाभी को भी ले आएंगे। वो किसी तरह मान गई और ये लोग वहां रहने लगे। दोस्तों, यह मकान नई सड़क पर स्थित था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में श्रीमती मुकंदी भी सरकारी गवाह बनी और 21 जुलाई 1930 को अदालत में दिए अपने बयान में उसने कहा कि मकान की ऊपर की मंजिल 15 रुपए महीना किराए पर दी थी, 14 रुपए शुरू में मिल गए और 1 रुपया बाकी रह गया। उन्हीं दिनों एक और मजेदार बात हुई। इसका जिक्र भगवान दास माहौर अपनी पुस्तक यश की धरोहर में करते हैं।
हुआ यूं कि जब राजगुरु को यह मालूम हुआ कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के लिए अपने साथी के रूप में बटुकेश्वर दत्त को चुना है, तो उनके सारे बदन में आग लग गई। उन दिनों आजाद झांसी चले गए थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त आदि 2-4 लोग ही दिल्ली में रह गए थे। राजगुरु आजाद के पास गए और हर तरह से उन्होंने आजाद को यह समझाने की कोशिश की कि वे भगत सिंह के साथ जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। उनका कहना था कि अदालत में बयान हिंदी में भी दिया जा सकता है और अगर अंग्रेजी में ही देना है तो वो भी रट लूंगा। अपना पिंड छुड़ाने के लिए आजाद ने एक चिट भगत सिंह के लिए लिखकर दे दी। यदि भगत सिंह ठीक समझें और कोई विशेष हानि न हो तो बटुकेश्वर के बजाय राजगुरु को ही अपने साथ ले जाएं। राजगुरु बड़ी हौस से चिट लेकर दिल्ली पहुंचे, परंतु भगत सिंह ने उन्हें उल्टे पैर वापस भगा दिया। राजगुरु फिर आजाद के पास भगत सिंह की शिकायत करने झांसी जा पहुंचे, परंतु जब आजाद ने उनके शौके शहादत पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे उनकी जिद पर गुस्सा होने लगे, तो राजगुरु बिगड़कर वहां से ये कहकर चले गए कि देखता हूं अकेले भी कुछ कर सकता हूं या नहीं। दोस्तों, राजगुरु शहीद होने के लिए भगत सिंह से पीछे रहने को तैयार नहीं थे और आखिर उनकी यह हसरत पूरी हो गई जब सैंडर्स मर्डर केस में लाहौर में इन्हें भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सजा मिली। लेकिन अभी लौट चलते हैं दिल्ली, क्योंकि अब सबकी नजरें दिल्ली पर ही टिकी हैं। पार्टी के आदर्शों और उद्देश्यों के प्रचार के लिए यह तय हुआ था कि बम फेंकने के बाद सभी प्रमुख अखबारों को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो भेजने हैं। इसलिए दिल्ली के कश्मीरी गेट पर स्थित फोटोग्राफर रामनाथ के स्टूडियो जाकर दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई। भगत सिंह की हैट पहने जो तस्वीर सबने देखी है वो वहीं पर खिंचवाई गई थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ये रामनाथ भी सरकारी गवाह थे और 22 जुलाई 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल को दिए अपने बयान में उसने कहा कि वे दोनों व्यक्ति यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उसके स्टूडियो में इकट्ठे आते थे। उसकी कैश मेमो बुक में 3 अप्रैल की डेट में एडवांस पेमेंट की रसीद कटी थी, जिसका मतलब हुआ कि फोटो 3 अप्रैल को खिंचवाई गई। इन्हीं फोटो के लिए एडवांस पेमेंट की एक और रसीद 6 अप्रैल को भी कटी थी। यानी कुछ एडवांस पेमेंट 3 अप्रैल को की गई और कुछ 6 अप्रैल को। कितनी आर्थिक बदहाली में रहे होंगे कि 2 फोटो खिंचवाने के पैसे भी 2 बार जाकर देने पड़े। दोस्तों, एक और प्रश्न दिमाग में उठता है कि चाहे सीताराम बाजार वाले मकान का मालिक राम सरन हो, चाहे नई सड़क के मकान की मालकिन मुकंदी या कश्मीरी गेट का फोटोग्राफर रामनाथ, इन सबका संबंध असेंबली बम केस से था। लेकिन इन सब की गवाहियां हुई बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल को बम फेंककर आत्मसमर्पण करने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पुलिस को अपने दल की गतिविधियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। पुलिस ने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए होंगे सोचिएगा। किसी भी प्रकार का भय, लालच या कष्ट इनका मुंह नहीं खुलवा सका। इसलिए बम केस में पुलिस बिल्कुल अंधेरे में रही। दोस्तों, सारी तैयारियां हो गईं। अब अगला प्रश्न यह था कि असेंबली में प्रवेश कैसे किया जाए। बलविंदर सिंह वड़ैच अपनी पुस्तक भगत सिंह द एटर्नल रिबेल में जयदेव कपूर के हवाले से लिखते हैं कि मैंने यानी जयदेव कपूर ने पॉलिटिकल साइंस के 3rd ईयर का स्टूडेंट बनकर असेंबली के कई सदस्यों से जान पहचान बनाई ताकि एंट्री पास मिल सके और अंदर के हालात तथा सभा की कार्रवाई पर नजर रखी जा सके। सब तैयारियां हो गई। दिल्ली में सिर्फ भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जयदेव कपूर और शिव वर्मा ही बचे थे।
उस समय की एक घटना का जिक्र शिव वर्मा भी करते हैं। वो कहते हैं कि आजाद को झांसी जाना था, जब वे चलने लगे तो मैं स्टेशन तक उनके साथ हो लिया। रास्ते में आजाद बोले, प्रभात। दोस्तों, शिव वर्मा का पार्टी नाम प्रभात था। आजाद ने कहा कि प्रभात, अब कुछ ही दिनों में ये दोनों देश की संपत्ति हो जाएंगे, तब हमारे पास इनकी याद ही रह जाएगी। तब तक के लिए मेहमान समझकर इनकी आराम तकलीफ का ध्यान रखना। दोस्तों, जयदेव कपूर ने कांग्रेस के एक सदस्य से असेंबली के लिए एंट्री पास ले लिए और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को लेकर कई बार असेंबली में गए। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर कई दिन से सभा में गर्मागर्म बहस चल रही थी। 6 अप्रैल 1929 को लगा कि शायद उस दिन बिल पर मत विभाजन हो सकता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ 6 अप्रैल को ये तीनों लोग असेंबली पहुंचे। जयदेव कपूर ने उस दिन की घटना का अच्छा विवरण दिया है। हुआ यूं कि अंदर पब्लिक गैलरी में जयदेव भगत सिंह के पीछे बैठे थे। कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी वहीं बैठे थे। भगत सिंह और डॉक्टर किचलू एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सन 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह इसके पहले सेक्रेटरी थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू फाउंडर मेंबर। भगत सिंह ने इशारे से जयदेव कपूर को बताया कि वे डॉक्टर किचलू हैं। जब जयदेव उठकर चलने लगे, डॉक्टर किचलू ने उन्हें रोककर धीरे से कहा कि अपने दोस्त से पूछो, क्या वो मुझसे मिलना चाहता है। भगत सिंह ने हां में इशारा किया तो डॉक्टर किचलू ने जयदेव से कहा कि बाहर आ जाओ। क्योंकि उस दिन वोटिंग नहीं हुई, इसलिए ये लोग बाहर आ गए। बाहर आने पर डॉक्टर किचलू मिले और इनको चुपचाप कुछ रुपए दिए। दोस्तों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के देश प्रेम और भगत सिंह के प्रति उनके अगाध स्नेह के बारे में क्या कहेंगे आप? खैर, उस दिन बम नहीं फेंके गए क्योंकि शाम तक बहस होती रही और बिल पर मत विभाजन नहीं हुआ। अगले दिन रविवार था, लिहाजा यह काम आखिर 8 अप्रैल को हुआ। परंतु दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे 8 अप्रैल 1929 की उस ऐतिहासिक घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।